अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। लेट्स मेक इट क्विक। आज हम लोगों ने दूसरा जॉइंट स्टार्ट करना है और ये है एंकल जॉइंट। ठीक है। एंकल जॉइंट में सबसे पहले हम एनाटमी देख लेते हैं। एंकल जॉइंट की एनाटमी रिवाइज कराते हैं क्योंकि एनाटमी 2 आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले। तो एंकल रीजन में क्या है, 3 जॉइंट्स हैं बेसिकली एक पूरे एंकल रीजन में। और वो 3 जॉइंट्स कौन से हैं? डिस्टल टिबियोफिबुलर, मतलब कि टिबिया और फिबुला के दरमियान में जो जॉइंट होता है। 2 जॉइंट्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर होता है और एक डिस्टल टिबियोफिबुलर होता है। तो डिस्टल टिबियोफिबुलर एंकल रीजन में इंक्लूड होता है। उसके अलावा वी हैव टिबियोटेलर जॉइंट। टिबियोटेलर जॉइंट क्या होता है? जो टिबिया और उसके नीचे मौजूद जो टेलस बोन है उसके दरमियान में बनता है। और उसके अलावा है फिबुलोटेलर। ठीक है, जो फिबुला और टेलस बोन के दरमियान में होता है। ये 3 जॉइंट्स हैं जो कि एक एंकल रीजन में आते हैं। लेकिन प्राइमरीली अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एंकल जॉइंट कौन सा है इनमें से, तो वो कौन सा होगा आपके ख्याल में? इन तीनों जॉइंट्स में से एंकल जॉइंट किसको कहेंगे हम? अंदाजा लगाएं। मैम टिबियो टेलर को। यस, टिबियोटेलर। और बेसिकली जो एंकल की मूवमेंट्स हैं वो भी टिबियोटेलर जॉइंट के ऊपर ही होती हैं। ठीक है। फुट के अंदर 26 बोन्स हैं ऑलमोस्ट, और काफी सारे जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स में एक तो सब टेलर जॉइंट है, जो टेलस अपने साथ नीचे मौजूद अपनी जो कैल्केनियम है उसके नीचे पड़ी उसके साथ जॉइंट बनाता है। एक जॉइंट है टार्सो मेटाटार्सल। मुझे ये बताएं, ये जॉइंट किसके दरमियान में होगा? टार्सो मेटाटार्सल। बिल्कुल, टार्सल बोन्स और मेटाटार्सल्स के दरमियान में। उसके बाद जॉइंट है इंटर मेटाटार्सल। ये कहाँ पर होगा? जो मेटाटार्सल्स हैं, आपकी जो लंबी लंबी बोन्स हैं फुट की, उनके दरमियान में जो जॉइंट है वो इंटरमेटाटार्सल होगा। ठीक है। उसके बाद जॉइंट है हमारे पास मेटाटार्सोफिलेंजियल। ये कहाँ पर होगा? वेरी गुड। और इंटरफिलेंजियल कहाँ होगा? फिलेंजिस के दरमियान मैम। मैम वो फ्लेंजेस के दरमियान। बिल्कुल, वो फिलेंजेस के दरमियान में होगा। ठीक है। इन जॉइंट्स के अलावा फुट में 3 आर्चेस होती हैं। 2 लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस हैं, मतलब कि 2 लंबाई में होती हैं, और एक जो है हमारे पास लैटरल आर्च होती है या ट्रांसवर्स आर्च होती है। तो जी हाँ जी, वो जो लॉन्ग आर्चेस हैं वो एक मीडियल आर्च होती है इनसाइड ऑफ द फुट में। जो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो बाहर वाली साइड पर होती है। इन आर्चेस को सपोर्ट करने के लिए भी लिगामेंट्स हैं। मीडियल साइड पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग लिगामेंट। वो इस आर्च को सपोर्ट करता है। और लैटरल साइड पे 2 लिगामेंट्स हैं, प्लांटर लिगामेंट्स हैं। एक शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट है और एक लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट है। ये व्यू आपको जो नजर आ रहा है ये लैटरल व्यू है। ठीक है। इसके अंदर आर्चेस को सपोर्ट करने के लिए 2 लिगामेंट्स नीचे लगे हुए हैं। एक शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट लगा हुआ है और एक लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट लगा हुआ है। उसके अलावा टिबियालिस उसके अलावा एक मसल होता है टिबियालिस पोस्टीरियर, वो भी पीछे से घूम के आता है और आर्च के नीचे जाके फुट पे लगता है। तो वो भी हमारी आर्चेस को ही सपोर्ट करता है। इन आर्चेस के अलावा और इन लिगामेंट्स के अलावा वी हैव अ प्लांटर फेशिया। फेशिया क्या है? बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की एक बैंड होता है जो कि प्लांटर सरफेस पे लगा हुआ है। वेट बेयरिंग करता है, मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और यही मैकेनिकल एनर्जी जो उसमें जब स्टोर होती है वही दोबारा बाद में आपके पुश ऑफ के लिए, मतलब कि पाँव जमीन पे रख के जब आप फर्दर उठते हैं, पाँव जमीन से उठाते हैं, तो वो एनर्जी रीबाउंड होती है उसमें। प्लांटर फेशिया, प्लांटर फेशियाइटिस एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है भला? व्हाट इज प्लांटर फेशियाइटिस? उसके नाम से भी पता लग रहा है। फेशिया का इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, वेरी गुड। ITIS जहां भी लगा हुआ होगा दैट स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। और किसके साथ लगा हुआ है? फेशिया के साथ। इसका मतलब फेशिया की इन्फ्लेमेशन है। किस फेशिया की? प्लांटर फेशिया की। ठीक है। तो वो प्लांटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन होती है तो प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है। उसके अलावा अब हम लिगामेंट्स देख लेते हैं। जो डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है, मतलब कि टिबिया और फिबुला के दरमियान में जो जॉइंट है
उसको सपोर्ट करने वाले दो लिगामेंट्स हैं, एक आगे लगा हुआ है और एक पीछे लगा हुआ है। आगे वाले का नाम इंटीरियर, पीछे वाले का नाम पोस्टीरियर। और चूंकि वो टिबिया और फिबुला के दरमियान में है तो उसका नाम है टिबियोफिबुलर लिगामेंट। लेकिन जो आगे वाला है वो इंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट है, जो पीछे वाला है वो ऑटोमेटिकली पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर। एक रूल याद रखिएगा, एनाटॉमी में चीजों के नाम हमेशा उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। है लिगामेंट इसलिए हम उसको लिगामेंट कह रहे हैं। वो किन बोन्स के दरमियान में, टिबिया और फिबुला के दरमियान में, इसलिए उसका नाम टिबियोफिबुलर है। और चूंकि वो इंटीरियर लगा हुआ है तो वो इंटीरियर टिबियोफिबुलर है, और अगर जो पोस्टीरियर लगा हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका नाम पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर रखा जाएगा। उसके अलावा क्योंकि लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे रेडियस और अल्ना के दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह टिबिया और फिबुला के दरमियान में भी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, वो भी इस जॉइंट को सपोर्ट करती है। अगर उससे नीचे मूव करें टिबियो टैलर जॉइंट पे, तो टिबिया और टैलस के दरमियान में जो जॉइंट है, जो कि बेसिकली हमारा एंकल जॉइंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो लिगामेंट्स हैं वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेलोफिबुलर, मतलब कि टेलस और फिबुला के दरमियान में जाता है। इंटीरियर है तो उसका नाम इंटीरियर है, पोस्टीरियर है तो उसका नाम पोस्टीरियर है। और उसके अलावा लैटरल साइड पे एक लिगामेंट लगा होता है कैल्केनियोफिबुलर। मुझे इसके नाम से बताएं ये कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। मैम कैल्केनियन बोल से फेबुलर बोल। वेरी गुड। कैल्केनियम से फिबुला तक जो लिगामेंट जाएगा वो कैल्केनियोफिबुलर है। तो लैटरल साइड पे इस जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट लगा होता है। मीडियल साइड पे इसको जो जॉइंट, इस जॉइंट को जो लिगामेंट सपोर्ट करता है उसको कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। ठीक है। और डेल्टॉइड लिगामेंट के 4 बैंड्स होते हैं। ये आपको डायग्राम नीचे नजर आ रही है, मुझे जरा नाम पढ़ के बताएं इन 4 बैंड्स में से। पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर, टिबियो वेरी कैल्केनियल गुड। लिगामेंट, इंटीरियर टिबियो टेलर लिगामेंट मैम, वेरी टिबियो गुड। और आखिरी नेविकुलर लिगामेंट, टिबियो। टिबियो टिबियो नेविकुलर के बारे में नेविकुलर मुझे बताएं वो कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। मैम, टिबिया और नेविकुलर बोन की तरफ जा वेरी रहा हो। गुड। इंटीरियर टिबियो टेलर के बारे में बताएं वो कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। वो इंटीरियर। इंटीरियर साइड ऑफ टिबिया, टेलर के हाँ इंटीरियर साइड पे होगा। हाँ। और अगर वो पोस्टीरियर पड़ा हुआ होता तो उसका नाम क्या था। पोस्टीरियर टिबिया। पोस्टीरियर हाँ टिबियो टेलर। टिबियो टेलर, क्योंकि वो टिबिया और टेलस के दरमियान में है। ठीक है। उसके बाद एक रह जाता है बैंड, इसका नाम है टिबियो कैल्केनियल। ये कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। मैम टिबिया और टिबिया से और कैल्केनियल। कैल्केनियल बोन तक। वेरी गुड। बिल्कुल। इन चारों बैंड्स को कलेक्टिवली कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट, और ये मीडियल साइड पे लगा हुआ होता है, और ये आपके एंकल की मीडियल साइड की सपोर्ट होता है इसी वजह से। और ये 4 बैंड्स लगे हैं ना एक जॉइंट को सपोर्ट करने, इसके कंपैरेटिव दूसरी तरफ 2 या 3 लिगामेंट्स हैं। तो ये इतने स्ट्रांग होते हैं ये डेल्टॉइड लिगामेंट कि इसकी वजह से आपके एंकल पे कभी भी मीडियल साइड पे स्प्रेन नहीं आता। आपके लिगामेंट्स का जो एंकल स्प्रेन होता है ना वो हमेशा लैटरल स्प्रेन होता है। उसकी वजह क्या है कि उसका रीजन सिर्फ यही है कि ये डेल्टॉइड लिगामेंट दैट इज सो स्ट्रांग ऑन द मीडियल साइड कि मीडियल साइड पे स्प्रेन ही नहीं होता। स्प्रेन का होता है सिर्फ लैटरल साइड पे। उसकी वजह क्या है, वहां पे सपोर्ट जो है हमारी काफी लिमिटेड है। ठीक है। आपका कभी एंकल स्प्रेन हुआ है किसी का। मोच चाहिए कभी पाँव में। यस। वो कहाँ पे आती है, अंदर वाली साइड पे आती है एंकल के या बाहर वाली साइड पे आती है। मीडियल साइड पे। लैटरल साइड पे, बाहर वाली साइड पे आती है हमेशा। ठीक है। पाँव हमेशा इस तरह मुड़ता है। तो डेल्टॉइड लिगामेंट के ऊपर मोच नहीं आती, उसका रीजन, और अगर कभी आ जाए, ठीक है, अगर हम ये कहें कि डेल्टॉइड लिगामेंट रप्चर हो गया, मीडियल साइड पे कोई रप्चर हुआ, तो फिर वो बड़ा सीरियस रप्चर होगा। ठीक है। क्योंकि ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर ये रप्चर होंगे तो फिर कुछ ना कुछ मसला उसके अंदर एक्सटेंसिव होगा। मुझे बताएं एंकल जॉइंट के ऊपर क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं, आप कौन कौन सी मूवमेंट्स कर सकते हैं एंकल जॉइंट के ऊपर। मैम डोर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। वेरी गुड। डॉर्सिफ्लेक्शन कर सकते हैं और प्लांटर फ्लेक्शन कर सकते हैं। डॉर्सिफ्लेक्शन की डिग्री हमारे पास 10 to 40 डिग्रीज इतनी डॉर्सिफ्लेक्शन होती है, और प्लांटर फ्लेक्शन हमारे पास 40 से 55 डिग्री की होती है। ठीक है। उसके अलावा जो जॉइंट का एक्सेस है बेसिकली, क्योंकि एक्सेस के अराउंड मूवमेंट होती है ना और प्लेन के अंदर मूवमेंट होती है, इतना हमें पता है। तो जो इस एंकल जॉइंट का जो एक्सेस है वो बेसिकली पास करता है आपकी टेलस बोन के अंदर से, तो उसके अराउंड मूवमेंट होती है। डॉर्सिफ्लेक्शन भी टेलस बोन के अराउंड होती है और प्लांटर फ्लेक्शन भी टेलस बोन के अराउंड होती है। एंकल की स्टेबिलिटी लिगामेंट्स के थ्रू होगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिगामेंट्स लैटरल साइड पे भी हैं, लिगामेंट्स मीडियल साइड पे भी हैं। मुझे बताएं डेल्टॉइड लिगामेंट किस साइड पे है, अभी हमने पढ़ा है मीडियल साइड पे। मीडियल साइड पे। ठीक है।
डायनामिक्स है और डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटाफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन है टिबियालिस इंटीरियर करता है, ये मसल्स के नाम है। प्लांटाफ्लेक्शन गैस्ट्रोस्टेमियस सोलियस और टिबियालिस पोस्टीरियर करता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर आप सिर्फ बोन्स के ऊपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसको आप फुट को दो कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, एक मीडियल कॉलम होता है और एक लैटरल कॉलम होता है, ठीक है। मीडियल कॉलम में क्या आता है, टेलस, उसके नीचे मौजूद नेविकुलम, और उसके साथ क्यूनिफॉर्म, तीन क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं और पहली तीन आपकी क्यूबॉइड्स, ठीक है। सॉरी, पहली तीन आपकी मेटाटार्सल्स। ये सारा एक स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, आपका मीडियल कॉलम। लेटरल कॉलम में क्या आता है, तीन अगर मुझे बताया तीन कॉलम्स और तीन मेटाटार्सल्स अगर मीडियल कॉलम में आ जाएंगी तो कितनी मेटाटार्सल बचेंगी लेटरल के लिए? टोटल कितनी मेटाटार्सल्स मैम होती 4 हैं? to 5 टोटल 5 होती है ना, तो मैम 4 अगर to 5 तीन वो बचेंगी की पीछे दो बचेंगी, 4 और नहीं 5। नहीं 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 बिल्कुल, तीन पहली तीन मेटाटार्सल्स अगर मीडियल कॉलम में आ गई तो पीछे दो बची ना, 4 और 5 सिर्फ, यस ठीक है ना। तो यस वो मैम 4 और मेटाटार्सल्स 5 आपकी लेटरल कॉलम में आ जाएंगी और उसके साथ क्यूबॉइड और आपकी जो कैल्केनियम बोन है वो भी लेटरल कॉलम में आती है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह मतलब कि डिवाइड हो जाती है। जब वेट आपके फुट पे पड़ा होता है तो वो दो कॉलम्स में वेट डिवाइड हो जाता है, मिडिल कॉलम पे भी जाता है और लेटरल कॉलम पे भी जाता है। सॉफ्ट टिश्यूज में इसके क्या है, हम लिगामेंट्स पढ़ चुके हैं, प्लांटर फेशिया भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा एक हील पैड होता है, नॉर्मल फैट पैड है, फैट की कलेक्शन है, वो आपके हील के नीचे होता है। और इसका मकसद क्या है, आपको क्योंकि आपको बार बार हील जमीन के साथ लगेगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हील पैड होता है। और अगर इसके इन्फ्लेमेशन हो जाए या ये एट्रोफी कर जाए तो फिर उसके बाद आपके जो कैल्केनियम बोन है वो इट स्टार्ट्स गेटिंग रप्चर्ड। मूवमेंट्स है या मसल्स हैं फुट के, टो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इसके मसल्स हैं, आप इनको एक नजर देख लीजिएगा। इन्वर्जन, ईवर्जन। ईवर्जन का मसल बताएं मुझे कौन सा है? Erroneous, मैम प्रोनियस longus और लॉन्गस brevis. लेविस पेरोनियस ब्रेविस, वेरी गुड। मुझे ऐसा करो, फ्लेक्शन का मसल बताओ। Digitoral longus, left हम्म, digitoral brevis, लेविस ब्रेविस, quarter. और टेंसर्स जो है वो आ जाएंगी। लम्ब्राइकल्स, लम्ब्राइकल्स भी, ठीक है। यस मैम इनको एमसीक्यूज के लिए एक नजर देख लीजिएगा कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इतना नहीं है। मूवमेंट सुपिनेशन और प्रोनेशन भी होती है फुट के ऊपर। तो सुपिनेशन होती है, कमाई मूवमेंट है, अगर आप प्लांटर फ्लेक्शन भी करें नीचे की तरफ, इन्वर्जन भी करें, ठीक है, अंदर की तरफ, और एडक्शन भी करें अगर आपका फुट भी इनसाइड मूव करे, तो इस कलेक्टिव मूवमेंट को हम सुपिनेशन कहते हैं। इसी तरह फुट पे जो प्रोनेशन है वो वो भी कंबाइन मूवमेंट है, उसके अंदर इसके ऑपोजिट मूवमेंट्स होंगे सारी। एबडक्शन, पाँव बाहर की तरफ जाएगा, डॉर्सिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, और ई वर्जन थोड़ा लैटरली मूव करेगा, तो इसको प्रोनेशन कहेंगे। इसीलिए आपने एंकल्स देखे होंगे, कभी ये जो डायग्राम है नीचे, न्यूट्रल, सुपिनेशन और प्रोनेशन, क्या आपने कभी लोगों को चलते हुए इस तरह किसी के एंकल्स देखे, या हो सकता है आप लोगों में से खुद भी किसी के हो? यस मैम देखे हैं इस तरह देखें प्रोनेशन तो वाला ही देखे इनका हैं काफी हैं। प्रोनेशन वाले ज्यादा देखें, लोगों के यूजुअली वेट अंदर की तरफ ज्यादा आता है, तो इनको प्रोनेटेड एंगल्स कहते हैं, और अगर वो बाहर की तरफ हो तो उसको सुपिनेटेड एंगल कहते हैं। जो लोड है, हमने बात पहले पढ़ ली है कि लोड आपके जब फुट के ऊपर आता है तो वो एब्जॉर्ब करता है फुट, और फिर उसी लोड को वो यूज करता है प्रोपेल करने के लिए, मतलब कि पाँव को जमीन से उठाने के लिए। वही लोड है जो कि वापस शूट करता है। लोड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुट ड्यूरिंग वेट बेयरिंग, और 50% जो बॉडी वेट है वो सब टेलर जॉइंट से कैल्केनियम पे चला जाता है, बाकी का जो 50% है वो मेटाटार्सल्स तक जाता है। मतलब कि अगर आपके फुट के ऊपर लोड लग रहा है, लेट्स से 20 तो नहीं, आपका बॉडी वेट भी अगर 50 है और उसके ऊपर आपने हाथ में कुछ चीज पकड़ी हुई तो वेट ऐड हो रहा है, लेट्स से 80 केजी है जो कि आपके फुट के ऊपर लग रहा है, तो उसमें से 40 केजी जो होगा वो डायरेक्ट आपके कैल्केनियम तक चला जाएगा, और बाकी का जो 40 होगा वो आपके फुट में ट्रांसमिट होगा, आपके मेटाटार्सल्स में आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आपकी आर्चेस होती है नॉर्मल, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये तीन आर्चेस की डायग्राम दिखाई हुई है, दरमियान वाली आर्च नॉर्मल है, ऊपर वाली आर्च में मसला है, और नीचे वाली आर्च में मसला है। मुझे बताएं ऊपर वाली आर्च में क्या मसला है, व्हाई इजंट इट नॉर्मल? आइए, बिल्कुल, ये हाई आर्च है। और नीचे वाली आर्च में क्या मसला है, नॉर्मल से जो नीचे, क्या उसमें आर्च है?
मैम जो Memo नॉर्मल flow- नीचे है नो वो फ्लैट फुटेड है। वो फ्लैट फुट है, उसमें आर्च ही नहीं है, आपको आर्च नजर ही नहीं आ रही उसके अंदर, अगर है भी तो बहुत मिनिमल है ऐसे ही। तो अगर तो ये आर्च हो जाए ना ज्यादा, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये पेस केवस है। अगर आर्च ज्यादा हो जाए तो ये आर्च अगर ज्यादा हाई आर्च हो उसकी वजह से क्या होगा, जो लोड है वो ज्यादा 4 फुट पे चला जाता है। 4 फुट होता है आपके आगे वाला फुट, मतलब कि आपकी उंगलियां और आपके मेटाटार्सल्स वगैरह, लोड ज्यादा उधर चला जाता है। लेकिन अगर ये फ्लैट फुट हो जाए तो लोड आगे जाता ही नहीं है, वो सारा आपका कैल्केनियम के ऊपर आता है। तो इसलिए नॉर्मल आर्च रिक्वायर्ड है ताकि लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो आपकी कैल्केनियम के ऊपर भी और आपके आगे 4 फुट के ऊपर भी। एंकल जॉइंट की इंजरीज की बात करते हैं। एंकल स्प्रेन्स होते हैं मोस्ट कॉमन, ठीक है, और एंकल स्प्रेन यूजुअली लिगामेंट के स्प्रेन्स होते हैं। उसके बाद ओवर यूज इंजरीज होती हैं। ओवर यूज होती हैं माइक्रो ट्रॉमा के साथ, रेपिटेटिव अगर आप कोई काम करते रहे तो इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं। वो उसमें फेशियास की इन्फ्लेमेशन होगी, टेंडन की इन्फ्लेमेशन होगी, या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएंगी एनॉमलीज, मतलब कि अगर बोनी डिफॉर्मिटीज कोई आ जाती हैं तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। एंकल इंजरीज में मोस्ट कॉमन है, स्पोर्ट्स में होती हैं या डांस रिलेटेड इंजरीज होती हैं, जिसको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं मोच आ गई है, राइट। तो जॉइंट कैप्सूल या लिगामेंट्स मीडियल साइड पे स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए लैटरल साइड पे ज्यादा स्प्रेन्स होते हैं और उसको हम कहते हैं इन्वर्जन स्प्रेन्स हैं। Bands of the deltoid ligament are so strong that excessive eversion is more common. तो इसीलिए एंकल की जो इंजरीज है उसके अंदर एक तो ये स्प्रिंग लिगामेंट स्ट्रांग होता है, तो लैटरल साइड पे जो लिगामेंट्स होते हैं वो ज्यादा रप्चर होते हैं, ठीक है। कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट जो है वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है या फिर कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट है। मुझे कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट के बारे में बताएं, वो कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा होगा? कैल्केनिया से फिबुला, बिल्कुल। और टेलोफिबुलर कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? नाम से पता लग रहा है, टेलोफिबुलर। टेलस से फिबुला के दरमियान में, बिल्कुल, ठीक है। तो इनको, ये एंकल स्प्रेन्स अगर बार बार हो तो इनको ब्रेसिंग या फिर ये जो काइनेसियो टेपिंग होती है, आपने देखी है कभी, कभी खुद यूज किया आपने किसी पेशेंट के ऊपर? ये स्पोर्ट्स इंजरीज में ज्यादा यूज करते हैं, बेसिकली स्टेबलाइजिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एंकल स्प्रेन्स में बहुत काम आती है। एशियलिस टेंडनाइटिस है, ITIS स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। किसकी इन्फ्लेमेशन है? टेंडन की। कौन से टेंडन की? एशियलिस की, उसका नाम बता रहा है। तो ये बेसिकली एशियलिस टेंडन कहाँ होता है, मुझे ये बताएगा कोई, किधर लगा हुआ? पोस्टीरियर बाजू साइड में? होता है, हील में होता है। बिल्कुल, हील के पोस्टीरियर होता है और फिर उसके इन्फीरियर जाके अटैच होता है, ऐसे ही। यस। तो अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो तो हील में पेन होती है बहुत ज्यादा, और यूजुअली कब होती है? रनिंग के साथ होती है, या जंपिंग एक्टिविटीज अगर आप बहुत ज्यादा करें तो उसमें होता है। और अक्सर जो स्कीयर्स होते हैं ना, जो स्कीइंग करते हैं बहुत ज्यादा, उनके अंदर बहुत कॉमन होता है। तो रेपिटेटिव टेंशन डेवलपमेंट की वजह से ही होता है, ओवर यूज इंजरी है ये भी। उसके अलावा एक और ओवर यूज इंजरी है प्लांटर fasciitis। सेम मैकेनिज्म है जो कि एशियलिस टेंडनाइटिस का था, लेकिन फर्क ये है कि वो एशियलिस टेंडन की इन्फ्लेमेशन थी, ये टेंडन, ये किस चीज की इन्फ्लेमेशन है? प्लांटर फेशिया की। इसकी वजह से इसकी पेन भी हील पे होती है बहुत ज्यादा। और आपका प्लांटर फेशिया इतना टाइट होता है कि हम प्लांटर फेशिया रिलीज करते हैं ना, एक तो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करना होता है इस केस में, उसके बाद जब आप उसके फेशिया को रिलीज करते हैं तो चीखें निकल जाती हैं पेशेंट की, कि मतलब कि इतना टाइट हो जाता है प्लांटर फेशिया। ओवर यूज इंजरीज में एक्सेसिव प्रोनेशन आ जाती है, या आप लोगों ने मुझे बताया कि प्रोनेटेड एंकल्स हम ज्यादा लोगों में देखते हैं। इसके बाद कभी नोटिस कीजिएगा, समवंस वॉकिंग अहेड ऑफ यू और आप उसको सिर्फ पीछे से उसके एंकल्स पे फोकस करें, तो बहुत लोग हैं जिनकी गेट खराब है, जिनकी ये एनॉमलीज है। इसका मकसद है क्या? रीजन यूजुअली ये पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। मसल वीक हुआ, मीडियल साइड का कोई मसल वीक है, वो उसको एलोंगेट नहीं रख पा रहा, तो जब भी वेट आ रहा है वो मीडियल पे आ रहा है और आपका एंकल प्रोनेट हो रहा है ज्यादा। तो ये इनवर्ट जो मूवमेंट होती है रनिंग इंजरीज में इंक्लूडेड होता है, शिन स्प्लिंट्स के साथ होता है। उसके बाद है स्ट्रेस फ्रैक्चर। बेसिकली हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है आपकी बोन के अंदर, और ये रेपिटेटिव वर्क की वजह से होता है, एथलीट्स में ज्यादा होता है। और इस तरह का स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, एंड द स्ट्रेस फ्रैक्चर इज नॉट विजिबल ऑन द रेडियोग्राफ। अगर होगा तो फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव होगा, फिर रेडियोग्राफ पे आएगा। ये यूजुअली स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आपके सीटी और MRI में बहुत कॉमन नजर आते हैं। रेडियोग्राफ सिंपल एक्सरे के ऊपर ये नहीं नजर आते, ठीक है। इसको हम और इसके लिए ज्यादा ट्रीटमेंट उसका ओपन करके भी नहीं कुछ करना होता, तो इसको हम रेस्ट देते हैं, ठीक हो जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जो है।
अलाइनमेंट एब्नॉर्मेलिटीज देख लेते हैं। हेलिक्स वाल्गस देखा है कभी किसी के? यस मैम, ओल्ड पेशेंट में ना ज्यादातर होता है, ओल्ड में होता है बिल्कुल, लेकिन ये यंग में भी होता है। किसी के है अपने? थोड़ा सा जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, इतना जितना इस डायग्राम में नजर आ रहा है इतना ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है। उसकी डिफरेंट वेरिएशंस है ना, थोड़ा सा लेसर डिग्री का भी हो सकता है, बहुत ज्यादा सिवियर होना भी जरूरी नहीं है। तो हेलिक्स वाल्गस में होता है क्या है, बेसिकली टो की लैटरल डेविएशन होती है, ठीक है, और इस तरह की ये पॉइंटी सी आपका फुट बन जाता है। इसको सर्जिकली रिड्यूस करते हैं, इसके ऊपर टेपिंग वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा एक्सटेंसिव हो तो सर्जिकली किया जाता है, लेकिन ये दोबारा डेवलप हो जाता है, तो इसके लिए मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग वगैरह और स्ट्रेचिंग वो करवाई जाती है। अलाइनमेंट एब्नॉर्मेलिटीज है। अलाइनमेंट एब्नॉर्मेलिटीज में हमारे पास हमने जैसे उसमें पढ़ा था कि हिप के ऊपर अगर कोई एब्नॉर्मेलिटी आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपके नी पे भी आएगी, और अगर नी पे आ रही है तो फिर आपके एंकल पे भी लाजमी आएगी, ठीक है। तो अलाइनमेंट एब्नॉर्मेलिटी की ट्रीटमेंट क्या होती है, कॉज पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग करवानी पड़ती है। ऑर्थोटिक्स जो कि आपकी स्पेशल मतलब कि ब्रेसेस वगैरह हैं वो यूज करते हैं, या फिर स्पेशल इंसर्ट्स करते हैं। हाई और लो आर्चेस की जो इंजरीज, अगर हाई आर्च रनर्स होंगे उनके शाइटिस होगा, मतलब कि उनका आईटी बैंड सिंड्रोम या आईटी बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम एक ही बात है, वो हो सकता है, या फिर फिफ्थ मेटाटार्सल का स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत कॉमन है इन लोगों में जिनकी हाई आर्चेस होती हैं। इसके कंपैरेटिव जिनकी लो आर्च होती है, मतलब कि जिनका फ्लैट फुट होता है, उनके अंदर ई वर्जन की रेशियो ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से नी पेन आती है उन लोगों में, पटेला टेंडनाइटिस, पटेला का जो टेंडन होता है, या फिर प्लांटर फेशियाइटिस होता है। तो प्लांटर फेशिया क्या है, प्लांटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन बेसिकली रिलेटेड है हाई और लो आर्चेस के साथ। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, किसी की लो आर्च है उसको शू इंसर्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं, उसको बार बार मतलब कि इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिसमें उसकी आर्च मेंटेन हो। और अगर किसी की हाई आर्च है तो उसके मसल्स को स्ट्रेच करके रिलैक्स करके उसको वापस बैक टू नॉर्मल लाया जाता है, अनलेस अनटिल ये पॉस्चरल मसला हो। तो अगर तो ये कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी टाइप हो तो फिर उसको हम सर्जिकली ही ट्रीट करवाते हैं और पोस्ट ऑप रिहैब होती है उसकी, ठीक है। लेक्चर देखने में लंबा था लेकिन जल्दी खत्म हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। मुझे बताएं, ये जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं ये पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने पहले? मैं बहुत डिटेल में आपको एनाटॉमी नहीं पढ़ाती हूँ इस यहाँ पे। इज दैट ओके या मैं पढ़ाया करूँ? ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे मिड का सिलेबस बताएं क्या है। 1 to 10 लेक्चर्स, बिल्कुल। अब उसमें एक मसला है कि जो लेक्चर नंबर 10 है ना वो मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन उसकी ऑडियो में कोई मसला आ गया तो विदाउट ऑडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ हुआ है। तो आप फिलहाल के लिए ऐसा करें 1 to 9 लेक्चर्स ही प्रिपेयर करें, 10 को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। मैं उसको एडिट नहीं कर रही हूँ, उसके ऊपर एलएमएस के ऊपर एडिट नहीं कर रही हूँ, आप भी वहां पे डॉक्यूमेंट पढ़ा रहने देते हैं, लेकिन मैं वर्बली आपको बता रही हूँ कि 1 to 9 लेक्चर्स में से एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। चले, वो जब मैं ठीक अपडेट मैम करूंगी ना कितने फिर वो नेक्स्ट में वो वैसे कितने एमसीक्यूज बेटा, इंशाल्लाह 40 एमसीक्यूज होंगे और 50 मिनट्स होंगे आपके पास, बस easy। ठीक है। चलो अक्सर बेटा दोबारा बोले, मुझे आपकी समझ नहीं आई। बेटा इसका नोटिफिकेशन ना डायरेक्टर ऑफिस से आएगा या सर अफनान करेंगे। तो मैं अगर बायोमैकेनिक्स की क्लास की बात करूं तो उस टाइम पे देखेंगे, मैं क्लास होगी डेफिनेटली ऑनलाइन होगी, हमारी तो वैसे भी ऑनलाइन होती है, तो देखो उस टाइम पे सिचुएशन देखेंगे। अगर आप लोग आए तो पढ़ा देंगे, अगर आप लोगों का कोई एग्जाम हुआ उस टाइम पे तो फिर लेक्चर नहीं होगा, उस वक्त देखेंगे, ठीक है। अगर क्लासेस कैंसिल होनी हुई या क्लासेस ना होनी हुई तो फिर इसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको आएगा। मेरे ख्याल में क्लासेस होंगी, कैंसिल नहीं होंगी, लेकिन अगर उस टाइम पे पेपर्स वगैरह हो रहे हैं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। चल लेक्चर एंड करती हूँ मैं फिर, या कोई क्वेश्चन है तो करें आप लोग। यार मुझे ये बताओ बायोमैकेनिक्स की समझ भी आ रही है कुछ की नहीं? मैम आ रही है। चलें, ये तो खैर मुझे मिड में पता लग जाएगा।
लेकिन चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मंडे को आप लोगों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, पढ़ें, तैयारी करें और ऑन कैंपस आके दें। हमारी क्लास में कोई ओवरसीज का स्टूडेंट तो नहीं है ना? दोबारा बोलो, वो काश क्या कह रहे हो? मैम मिड की टाइम वो पूछ रही थी, सॉरी। मिड की टाइमिंग कितनी देर? कितनी देर? 50 मिनट्स का। पूरे स्लॉट पे जो स्लॉट का टाइम लिखा हुआ है वो पूरे टाइम पे शुरू होगा, लेकिन 50 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, चले फिर मैं लेक्चर करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अभी